एपिसोड 678। सोनिया ने कहा कि तमाम इंसानी रिश्तों में बहन का रिश्ता बहुत मुश्किल होता है। इसे सिर्फ गैरतमंद ही निभा सकते हैं। पारस ने कमरे में आकर कहा, मम्मा, मैं आपकी बातों से मुतमईन होकर नैन्सी को अस्पताल में छोड़ आया हूँ। यहाँ आते ही मालूम हुआ कि दानियाल की मौत टेलीपैथी के जरिए हुई है। क्या उस टेलीपैथी जानने वाले से नैन्सी और फरजाना को खतरा पेश नहीं आएगा? हाँ, मुझे भी यही तशवीश है। वो अजनबी बहुत कुछ कर सकता है। वो टहलने के अंदाज में सामने दीवार की तरफ गया, फिर वापस आते हुए बोला, हालात बहुत कुछ सिखाते हैं। आज अकल कहती है कि हम भाइयों को शरीक हयात बनाने के लिए ऐसी लड़कियों का इंतखाब करना चाहिए जो हसास दिमाग रखती हों और पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेती हों, मेकअप की माहिर हों, बेहतरीन फाइटर भी हों, जहानत और हाजिर दिमागी से अपनी हिफाजत आप कर सकती हों। आप फरजाना और नैन्सी को ऐसा बनाना चाहती हैं, लेकिन आपको वक्त नहीं मिल रहा है, और जब तक वक्त मिलेगा दुश्मन उन्हें ख़त्म कर देंगे। सोनिया ने कहा, रसवंती, तुम फरजाना और नैन्सी की खबर लेती रहो। फराद का क्या होगा? वो कब तक कोमा में रहेगा? मजबूरी की हालत में कोमा की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। वो अजनबी मौत की तरह फराद के सर पर मंडला रहा है। मैं तो कहती हूँ फरजाना और नैन्सी को भी कोमा में पहुंचा दिया जाए। ये लड़कियां खामखा हमारा वक्त ज़ाया कर रही हैं और परेशानियां बढ़ा रही हैं। ये मत भूलो, ये लड़कियां हमारे बच्चों की मोहब्बत हैं। ऐसी मोहब्बतें सलामत नहीं रहती। मैं पारस से मुत्तफ़िक़ हूँ। आइंदा हम ऐसी लड़कियों को बहू बनाएंगे जिनमें तुम्हारी और पोमी जैसी सलाहियतें हों। तुम गलत समझ रही हो। पारस ने यह नहीं कहा है कि फरजाना और नैन्सी को दुश्मन की टेलीपैथी के हवाले करके नई बहुओं को तलाश किया जाए। प्लीज़ उन लड़कियों के पास जाओ। वो पहले फरजाना के पास आई। दानियाल ने वादा किया था कि फरजाना को 1 माह तक नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा ही मुआहदा अजनबी ख्याल खानी करने वाले से किया जा सकता था। वो नैन्सी की खातिर भी दुश्मन से कोई समझौता कर सकती थी, लेकिन पहले अपने बेटे अली तैमूर की परेशानी का ख्याल था, इसलिए वो फरजाना के पास आ गई। अली उससे कह रहा था, तुम्हें सुबह शाम योगा की मशक़ें करनी चाहिए। मामा से कहूँगा कि वो तनवीमी अमल के ज़रिए तुम्हारे दिमाग को लॉक कर देंगी। पता नहीं नैन्सी का क्या हाल है। वो बेचारी भी टेलीपैथी के अजाब में मुब्तला हो गई है। रसवंती ने कहा, मैं फरजाना की ज़बान से बोल रही हूँ। हालात कुछ ज़्यादा ही तशवीशनाक हो गए हैं। मैं तफसील से सुनाती हूँ, तवज्जो से सुनो। वो दानियाल की साजिश, दोस्ती और हलाकत के बारे में बताने लगी। वो तमाम बातें तफसील से सुनने के बाद बोला, मुझे उसी वक्त शुबा हुआ था जब उसने मैडोना को हलाक नहीं किया था। उसे अपने मतलब के लिए ज़िंदगी देने वाला खुद मौत के मुंह में चला गया। बेटे उसके मरने के बाद भी फरजाना के लिए ख़तरा बदस्तूर है। वो अजनबी किसी वक्त भी उसे ख़त्म करने के लिए आ सकता है। मुश्किल तो यह है कि उसके दिमाग को हसास बनाने के लिए अभी उस पर तनवीमी अमल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? मैं अभी उसे गहरी नींद सुलाकर कर सकती हूँ। मैं इसका मशवरा नहीं दूंगा। वो अजनबी आपके तनवीमी अमल के दौरान आकर फरजाना के दिमाग पर कब्जा जमा सकता है, आपके अमल को बेअसर कर सकता है। यूं आपको पता नहीं चलेगा और हम खुशफहमी में रहेंगे कि यह महफूज हो गई है। क्या मुश्किल है। हम उसे यूं ही मरने के लिए छोड़ नहीं सकते। मैं मौत के लिए छोड़ नहीं सकता, लेकिन उसे जिंदा रखने के लिए छोड़ सकता हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? उसने फरजाना से कहा, मेरी तुम्हारी चाहत यहीं तक थी। अब तुम अमेरिका किंग फर्नांडो के पास चली जाओ। अली, ये क्या कह रहे हो? मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी खातिर यहां रहकर मर जाऊंगी। मैं ऐसी मोहब्बत नहीं चाहता जिसके नतीजे में तुम्हें मौत मिले। क्या मेरे अमेरिका चले जाने से बात खत्म हो जाएगी? दुश्मन को यकीन हो जाएगा कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम भूल रहे हो। वो दिमाग में आकर मेरी मोहब्बत की सच्चाई को पढ़ लेगा। उससे कहना मेरे पास आए। उसे मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए नफरत ही नफरत मिलेगी। नहीं अली, तुमने नफरत की तो दुश्मन के मारने से पहले ही मर जाऊंगी। तुम मर जाओ या जिंदा रहो, मैं तुमसे नफरत करता रहूंगा। सिर्फ तुमसे नहीं, दुनिया की हर लड़की से नफरत करता रहूंगा। जब मैं किसी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, तो मुझे किसी से मोहब्बत करने या शादी करने का कोई हक़ नहीं। उसी वक्त रसवंती को फरजाना के दिमाग में अजनबी दुश्मन की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारी होने वाली बहू और बेटे के दरमियान बड़े जज्बाती मकालमे हो रहे हैं। उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि नैन्सी मर चुकी है। रसवंती ने कहा, बेटे, उस अजनबी दुश्मन ने नैन्सी को मार डाला है। अजनबी ने फरजाना की ज़बान से कहा, मुझे इल्ज़ाम ना दो। बेशक मैं उसे हलाक करने गया था, लेकिन उसके मुर्दा दिमाग में जगह नहीं मिली। मैं अभी जाकर हकीकत मालूम करती हूँ। हाँ, ज़रूर जाओ, मगर ये सुन लो, मैं फरजाना को आधे घंटे की मोहलत देता हूँ।
ये फैसला करे कि ये मेरी तरफ से आने वाली मौत का इंतज़ार करेगी या अपने महबूब को परेशानियों से निजात दिलाने के लिए नैन्सी की तरह खुदकुशी कर लेगी। मैं आधे घंटे बाद फिर आऊँगा। अली तैमूर ने गरज कर कहा, रुक जाओ, तुम मुझे एक नए अजाब में मुब्तला करना चाहते हो। तुम्हारी ये शैतानी चाल है कि फरजाना जज्बात में आकर मुझे आधे घंटे के लिए भी परेशान ना देखे और खुदकुशी कर ले, और मैं बेबसी से खुदकुशी करते हुए अपनी आंखों से देखता रह जाऊं। रसवंती ने कहा, अजनबी, हमसे समझौता करो। हमने दानिस्ता या नादानिस्ता तुमसे कभी दुश्मनी नहीं की। हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। बेशक तुम हमारे किसी दुश्मन के लिए काम करो, मगर हमें भी दोस्त बनाकर रखो। हम बुरे वक्त पर तुम्हारे काम आएंगे। क्या तुम सुन रहे हो? प्लीज़ बताओ, हमसे समझौता करोगे? वो जवाब सुनने के लिए चुप हुई, लेकिन जवाब नहीं मिला। वो जा चुका था। वो ख्यालखानी की परवास करती हुई उस डॉक्टर के पास पहुंची जिसके ज़ेरे इलाज नैन्सी थी। पारस ने उसे टेलीपैथी के अजाब से बचाने के लिए अपनी जहर की मामूली मकदार से बेहोश कर दिया था। उसके जिस्म से वो जहर निकालने के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया गया था। वो होश में आने के बाद नॉर्मल हो रही थी, मगर अचानक पता चला कि उसने खुदकुशी कर ली है। उसके सराहने से एक तय किया हुआ कागज़ मिला जिस पर उसकी आखिरी तहरीर थी। उसने लिखा था, पारस, मैं तुम्हें जान से ज़्यादा चाहती हूँ। तुम जिंदा दिल हो, हमेशा बोलते हुए अच्छे लगते हो। मैं तुम्हारे चेहरे से झलकती हुई परेशानी नहीं देख सकती। जब तक मुझे यकीनी तौर पर ज़िंदगी नहीं मिलेगी या यकीनी तौर पर मौत नहीं आएगी, तुम मेरे लिए तदबीरें आजमाते रहोगे, मेरे लिए थकते रहोगे और मेरे लिए खाना पीना और सोना भूलते रहोगे। मैं तुम्हें इन तमाम दुखों और परेशानियों से निजात दिला रही हूँ। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम मेरे लिए मरते रहो। मेरा भी फ़र्ज़ है कि तुम्हारे लिए मर जाऊं। इसके बाद दुश्मनों के हाथों में तुम्हारी कोई कमज़ोरी नहीं रहेगी। मुझे किसी ने खुदकुशी पर मजबूर नहीं किया है। मेरे सामने तंजीम वाली औरत की मोहब्बत और कुर्बानियों की जिंदा रिवायात हैं। तुम्हारी शीबा मम्मी ने तुम्हारे पापा को दुश्मनों के सामने कमज़ोर होने नहीं दिया। अपनी जान देकर दुश्मनों के हाथों में फिर उनकी कोई कमज़ोरी नहीं रहने दी। मैं भी यही कर रही हूँ। आज से तुम आज़ाद हो और दुश्मन की मौत हो। अलविदा मेरे महबूब, अलविदा। वो ख़त पारस के हाथों में खुला हुआ था। सोनिया उसके शाने पर हाथ रखे खड़ी हुई थी और एक अफसर से कह रही थी, यहाँ के तंजीम वालों के पेशवा को मुत्तला करो। नैन्सी की आखिरी रसूमात उनके मजहबी अकीदे के मुताबिक होंगी। उसके नाना को भी इत्तला कर दो। साथ ही अफसोस जाहिर करो कि नैन्सी की तदफीन पेरिस में होगी, क्योंकि आखिरी रसूमात तंजीम वाले मुल्क में अदा की जाएंगी तो पारस वहाँ नहीं जा सकेगा। पारस आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ नैन्सी के पास आया। वो अबदी नींद में और प्यारी लग रही थी। उसने झुककर उसकी पेशानी को बोसा दिया, फिर उसके चेहरे को चादर से ढांप दिया। रसवंती ने कहा, पारस, मैं तुम्हारे दुख में शरीक हूं। शुक्रिया मामा, मैं यहां ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। उधर फरजाना के लिए खतरा है। उस शैतान ने आधे घंटे की मोहलत दी है। आप फौरन जाएं। यहां जो होना था वो हो चुका है। किसी तरह भी फरजाना को बचाने की कोशिश करें। वो वापस फरजाना के दिमाग में पहुंची तो उसकी चीखें सुनाई दी। वो शोलों में लिपटी हुई थी। किचन के दरवाजे की दूसरी तरफ से अली तैमूर की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो दरवाज़ा पीट पीट कर उसे पुकार रहा था और दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा था। ऐसी हालत में रसवंती पहले तो समझ नहीं पाई कि उसे क्या करना चाहिए। फिर अकल आ गई। उसने जबरन फरजाना के दिमाग पर कब्जा जमाया। वो दरवाज़ा खोलना नहीं चाहती थी। रसवंती उसे ज़बरदस्ती वहाँ तक ले गई। उसके हाथों से दरवाज़ा खुलवाया। अली तैमूर को माँ ने बताया था कि वो शोलों में लिपटी हुई है। वो दौड़कर कंबल ले आया था। दरवाज़ा खुलते ही उसने फरजाना को कंबल से ढांप दिया। सिर्फ चेहरा खुला रखा ताकि बुझने वाली आग के धुएं से उसका दम न घुट जाए, मगर देर हो चुकी थी। वो चकरा कर गिरना ही चाहती थी। अली ने उसे बाजुओं में उठा लिया, उसे बेडरूम में ले जाने लगा। रसवंती ने कहा, मैंने डॉक्टर को इत्तला दी है, वो पहुंचने ही वाला है। बेटे, तुमने इसे तन्हा क्यों छोड़ा था? मामा, मैं भी इसके साथ किचन में कॉफ़ी तैयार करने गया था, लेकिन फ़ोन की घंटी सुनकर ज़रा सी देर के लिए किचन से निकला तो इसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। कपड़ों में आग लगाते हुए बोली, मैं आंखों से दूर जा रही हूँ, मगर दिल में हमेशा मौजूद रहूंगी। ओह मामा, ये क्या हो गया? मुझे इसकी नब्ज नहीं मिल रही है। वो बुरी तरह जल चुकी थी। अली तैमूर उसके सीने पर सर रखकर दिल की धड़कनें सुनने की कोशिश करने लगा। धड़कनें खामोश थी, फिर भी उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी खुश्क जिंदगी में आने वाली बहार कोई गुल खिलाए बगैर गुजर गई है। डॉक्टर ने आकर उसकी मौत की तस्दीक कर दी। मेरी अपनी ज़िंदगी में या मेरी चाहने वालियों की ज़िंदगियों में ऐसे अलमनाक वाक़यात पेश नहीं आए थे।
मेरे दोनों बेटे अपनी अपनी मोहब्बत की मैयत के सराहने गुमसुम बैठे हुए थे। उनकी खामोशी किसी आने वाले ज़बरदस्त तूफान का पेश खेमा थी। सोनिया की नई बस्ती से लेकर बाबा साहब के इदारे तक मातमी सुकूत छाया हुआ था। फरजाना और नैन्सी की मौत ने सभी को सोगवार बना दिया था। तंजीम वाले मुल्क से नैन्सी के नाना और अमेरिका से किंग फर्नांडो अपनी अपनी नवासी की तदफीन के लिए आ गए थे। सोनिया ने पारस और अली तैमूर को मना किया था कि वो उनकी आखिरी रसूमात में शरीक होने के लिए कब्रिस्तान तक न जाएं। वो दोनों को बाबा साहब के इदारे में अपनी आंखों के सामने रखे हुए थी। अली तैमूर ने कहा, मम्मा, हम नादान बच्चों की तरह जोश और जज्बात में आकर दुश्मन की तलाश में नहीं जाएंगे, लेकिन हमें पेरिस तक जाने दें। सोनिया ने पूछा, यहाँ क्या तकलीफ है? यहाँ के माहौल में दम घुट रहा है। मैं हुलिया बदल कर जाऊंगा, मुझे कोई पहचान नहीं सकेगा। पारस, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं भी इदारे से बाहर जाना चाहता हूँ। हम दोनों भाई ये अच्छी तरह समझ रहे हैं कि पापा की जान को ख़तरा है। हमें उनके करीब रहना चाहिए, लेकिन यहाँ आप मामा और जनाब शेख उल फारस साहब जैसी हस्तियाँ मौजूद हैं। हम आप लोगों के सामने तिफले मकतब हैं। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो आप लोगों की कोशिशों से पापा महफूज रहेंगे, इसलिए तुम्हें जाने दिया जाए। आपको एतराज़ क्या है? मैं जवान बच्चों पर एतराज़ करना दानिशमंदी नहीं समझती, लेकिन मैं पहले जा रही हूँ। आप क्यों जा रही हैं? पेरिस में आकर मुलाकात करोगे तो बताऊंगी। वो 10 मिनट के अंदर ही उस इदारे से चली गई। उन्होंने बता दिया कि होटल डिमोरा में क़याम करेगी। उसके जाने के बाद पारस ने अली से पूछा, तुम अम्मा से मिलने होटल जाओगे? उसने उल्टा सवाल किया, क्या तुम नहीं जाओगे? मैं इसी कॉटेज में क़याम करूँगा और रोज़ किसी बार में जाकर गम गलत करूँगा, शराब के नशे में भटकता रहूँगा। दुश्मन को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का उम्दा तरीक़ा है। उसे ये नहीं मालूम होगा कि दुनिया का बदतरीन नशा भी तुम पर असर नहीं करता। वो तुम्हें सचमुच नशे में समझकर दिमाग में आएगा और मैं दिमाग के दरवाजे खुले रखूँगा। वो मुझे जिस तरह ट्रैप करना चाहेगा मैं उसकी खुशी पूरी कर दूँगा। अगर वो तुम्हें अपने ज़ेर असर रखना चाहेगा तो तुम उसे फ़रेब देकर उसके मामूल बन जाओगे, और अगर वो दिमाग में पहुँचते ही तुम्हारी सांस रोक कर हलाक करना चाहेगा तो तुम्हें अपनी दिमागी तवानाई को बरोए कार लाना होगा और जाहिर करना होगा कि शराब ने तुम्हारे दिमाग को कमज़ोर नहीं बनाया है। हाँ, ऐसे वक्त मेरा मंसूबा नाकाम होगा। नाकाम नहीं होना चाहिए। मंसूबा बहुत अच्छा है। इस तरह वो अजनबी ख्याल खानी करने वाला हमारे आसपास भटकता रहेगा या किसी वक्त हमारे सामने आने पर मजबूर हो जाएगा। उसे करीब लाने के लिए इस मंसूबे को हर पहलू से ठोस और मुकम्मल होना चाहिए। आओ, हम शेख साहब से मशवरा करेंगे। वो जनाब शेख उल फारस साहब की खिदमत में हाजिर हो गए। उनके सामने अदब से बैठे, फिर अपना इरादा तफसील से जाहिर किया। उन्होंने कहा, दुश्मन का सुराग लगाना ज़रूरी हो गया है। वो छुप कर रहने का फ़ायदा उठा रहा है। जब तक उसे फ़ायदा पहुंचता रहेगा वो कभी खुद को जाहिर नहीं करेगा। पारस की तदबीर से इतना तो होगा कि दिमाग में उसकी आवाज़ और लहजा सुनाई देगा। वो गुफ्तगू के दौरान कोई गलती कर सकता है। अल्लाह को मंजूर होगा तो उसकी सोच से निकला हुआ कोई एक लफ्ज़ उसकी निशानदही कर देगा। उन्होंने ज़रा तवक्कुफ से कहा, मैं तुम्हारे दिमाग से ऐसी तमाम बातों को मिटा दूंगा जिन्हें पढ़कर वो तुम्हें दुश्मन समझे। इसके बरक्स दिमाग में ऐसी बातें पैदा करूंगा जिन पर यकीन करके वो तुम्हें अपना आलायकार बनाना पसंद करेगा और तुम पर एतमाद करने लगेगा। पारस उनकी हिदायत के मुताबिक पलथी मारकर बैठ गया। फिर उनकी आंखों में देखने लगा। अगरचे खुद उसकी आंखें जहरीली थीं, वो किसी की मकनातीसी नज़रों से मुतासिर नहीं होता था, लेकिन जनाब शेख साहब की आंखों से अजीब व गरीब रूहानी क़ुव्वत उसे पुकार रही थी। उसने भी राजी खुशी खुद को उनकी आंखों की गहराइयों में डूबने के लिए छोड़ दिया था। पारस के अंदर बाप और भाई के लिए, अपनी मामा और मम्मा के लिए और बाबा साहब के इदारे के लिए जो मोहब्बत और जज्बात थे, उनमें जनाब शेख साहब ने गिरा डाल दी। कोई भी ख्याल खानी करने वाला दिमाग के तारीक गोशे में पहुंचकर उसकी मोहब्बत और जज्बात को नहीं पढ़ सकता था। इसके बरक्स उन्होंने खून के रिश्तों के ख़िलाफ़ और बाबा साहब के इदारे के ख़िलाफ़ नागवारी और बेजारी पैदा कर दी और इस गुमराही को वाज़े किया कि वो अपनों से दूर रहकर ख़ुद को ऐश व इशरत में गुम करता रहेगा। तकरीबन 1 घंटे बाद रसवंती ने पराई सोच की लहरों को महसूस किया। फिर पूछा, कौन हो तुम? सांस ना रोकना। मैं वही अजनबी हूँ जिसका नाम और पता ठिकाना कभी तुम लोगों को मालूम नहीं होगा। क्यों आए हो? ये मालूम करने के फ़राद को कब तक कोमा में रखोगी? क्या इंतज़ार करते करते थक गए हो? मैं क़यामत तक इंतज़ार कर सकता हूँ, लेकिन उसे क़यामत तक ज़िंदा लाश बनाकर नहीं रखा जा सकता। 24 घंटे गुजर चुके हैं। अगर उसे कोमा से ना निकाला गया
तो वो उसी हालत में मर जाएगा। वो जिंदा रहेगा, अपनी तबई उम्र तक जिंदा रहेगा। तुम उसे हलाक नहीं कर सकोगे। बड़े यकीन से कह रही हो? हाँ, बाबा फरीद वास्ती मरहूम ने अपनी ज़िंदगी में पेशगोई की थी कि फराद की आखिरी सांसों में सिर्फ सोनिया उसके करीब होगी। हम में से कोई उसके पास नहीं होगा। सोनिया ये इदारा छोड़कर चली गई है ताकि फराद से बहुत दूर रहे। उसने कहका लगाया, फिर कहा, अहमकाना पेशगोई पर अहमकाना एतमाद करके खुद को पहला रही हो। उसे अभी कोमा से निकालो और देखो, पेशगोई गलत हो जाएगी। तुम्हें यह सुनकर मायूसी होगी कि अब उसकी तबई उम्र तक उसे कोमा में रखा जाएगा, यानी वो आखिरी उम्र में बेदस्तो पार रहकर मरेगा। कोई ज़रूरी नहीं है, इससे पहले हम तुम्हें बेदस्तो पा बना देंगे। उसने फिर कहका लगाते हुए कहा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। अभी 2 बहुओं की लाशें दफना चुकी हो, अब सुहाग का कफन भी सिया जाएगा। फिर भी खुशफहमी है कि मुझे बेदस्तो पा बनाओगी। तुम ये मालूम करने आए हो कि उसे कोमा से कब निकाला जाएगा। तुम्हें इसका जवाब मिल चुका है, अब चले जाओ। उसने सांस रोक ली। वो चला गया, लेकिन 2 घंटे बाद फिर आया। रसवंती ने पूछा, अब क्या है? मैं समझाने आया हूं कि अपनी जिद छोड़ दो और अकल से सोचो। तुम्हें फराद अजीज है या ये बाबा साहब का इदारा? मुझे दोनों ही अजीज हैं। अगर एक की सलामती के लिए दूसरे से रिश्ता तोड़ना पड़े तो क्या करोगी? तुम ये कहना चाहते हो कि मैं ये इदारा और यहाँ के तमाम लोगों से रिश्ता तोड़ दूं। तुम्हारी टेलीपैथी की क़ुव्वत में इजाफा करने के लिए तुम्हारी लॉबी में चली आऊं तो तुम फराद को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हाँ, बेशक फराद की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। मुझे मालूम है तुम अपने बेटे अली तैमूर पर जान देती हो। एक मोटी अकल से सोच सकती हो। बेटा कैसा ही नाकाबिल शिकस्त और शहजोर सही, मेरा कोई आलाकार उसे कहीं भी गोली मार कर गुजर जाएगा, जिसके नतीजे में वो जान से जाएगा। अगर सिर्फ जख्मी होगा तो मुझे दिमाग में आने से रोक नहीं सकेगा। फिर फरजाना और नैन्सी का जो अंजाम हुआ वही उसका होगा। दुश्मन ने रसवंती की दुखती रग पर हाथ रखा था। वो मेरे मामले में दिल को पत्थर बना रही थी। उसे यकीन था कि अपनी ख्यालखानी से और सोनिया और जनाब शेख साहब की जहानत और रूहानी क़ुव्वतों से मुझे बचा लिया जाएगा, लेकिन बेटे के मामले में दिल कांप गया। ममता ने चीख कर कहा, कहीं से आने वाली अंधी गोली को उसकी ख्यालखानी रोक नहीं सकेगी। सोनिया और जनाब शेख साहब 24 घंटे अली तैमूर की निगरानी नहीं कर सकेंगे, उसे हर लम्हा तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकेंगे। बेटे की सलामती इसमें है कि दुश्मन कोई ना हो और जो है उससे कोई समझौता कर लिया जाए। वो ममता से मजबूर होकर बेख्तियार सोच रही थी और भूल गई थी कि वो अजनबी ख्यालखानी करने वाला उसके दिमाग में बैठा ममता की कमज़ोरियों को पढ़ता जा रहा है। फिर उसने चौंक कर कहा, ओह खुदाया, तुम मेरे ख्यालात पढ़ रहे हो? मैं तुम्हारे अंदर एक सच्ची औरत को देख रहा हूं। तुम अपने शौहर की वफादार हो और अपने बेटे पर जान देने वाली माँ हो। तुम्हारी जैसी ज़हीन औरतें हालात का तजिया करती हैं। इस खुदगरज दुनिया को अच्छी तरह समझने के बाद अपने शौहर और अपनी औलाद के लिए सारी दुनिया से रिश्ता तोड़ देती हैं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम्हें कोई अहमक बनाकर अपनी मर्जी से फैसला नहीं करा सकता। तुम अपनी खुदादाद जहानत से खुद ही अपने शौहर और बेटे के हक़ में फ़ैसला करोगी। वो अच्छी तरह समझ गया था कि रसवंती के पास सब कुछ है मगर खुदादाद जहानत नहीं है। वो मौजूदा हालात में हर पहलू पर गौर नहीं करेगी, जहानत से नहीं जज्बात से फ़ैसला करेगी। उसने जज्बात को भड़काया, उसकी तारीफ़ें की, फिर दिमाग से चला गया। वो परेशान होकर टहलने लगी और सोचने लगी, ये बात पहले समझ में क्यों नहीं आई कि जो दुश्मन फरजाना को हलाक कर सकता है वो मेरे बेटे की भी जान ले सकता है। मेरा बेटा 1000 बासलाहियत सही, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो बाप की तरह किस्मत का धनी हो। बाप तो हर बार दुश्मनों से बच निकलता है। हो सकता है बेटा अपनी जहानत और हाजिर दिमागी के बावजूद दुश्मन की मक्कारी से बच ना सके। मेरी तो दुनिया लुट जाएगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। मेरे अपने सिर्फ तसल्लियाँ देंगे और सब्र की तलकीन करेंगे। क्या सब्र करने से बेटा वापस आ जाएगा? उसने ख्यालखानी के ज़रिए बेटे को मुखातिब किया। वो सोनिया से मिलने होटल जा रहा था। उसने पूछा, हेलो मामा, क्या बात है? बेटे, जब फरजाना शोलों में लिपटी हुई थी तो तुम उसके करीब थे। दुश्मन अपने आला कार के ज़रिए तुम्हारे दिमाग को कमज़ोर बना सकता था। तुम्हें भी खुदा न खास्ता खुदकुशी पर मजबूर कर सकता था। हाँ, दुश्मन तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बात क्या है? दुश्मन को दोस्त बनाया जा सकता है। दोस्त बनाने का वक्त गुजर चुका है। वो मेरे हाथों फरजाना की तरह जिंदा चलेगा।
मैं एक दिन आपको यह तमाशा दिखाऊंगा। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि एक अंधी गोली कहीं से आकर लगेगी और तुम्हारी जान लेगी या दुश्मन को तुम्हारे दिमाग में पहुंचा देगी? मामा, जिंदगी के अमली मैदान में इससे भी ज्यादा होता है। दुश्मन आपको या पापा को गन पॉइंट पर रखकर हमें कमजोर बना सकते हैं। एक दुश्मन ने फरजाना और नैन्सी को मरने पर मजबूर किया है। वो पापा की मौत बनकर मुझे धमकी दे सकता है कि बाप की जिंदगी चाहते हो तो टेलीपैथी जानने वाली माँ के साथ फौरन मेरे पास चले आओ। ऐसे वक्त तुम क्या करोगे? आप जवाब दें। अगर दुश्मन कहे कि बाप की सलामती चाहते हो तो माँ को हमेशा के लिए छोड़कर चले आओ, तो मुझे क्या करना चाहिए? नहीं बेटा नहीं, तुम माँ को छोड़कर कभी नहीं जाओगे। इसी तरह मैं पापा को, सोनिया मम्मा, वर्सोरोकी और जनाब शेख साहब को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। क्या आपके लिए ऐसा कोई मसला पैदा हो गया है? हाँ, वो कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ उसकी लॉबी में चली जाऊं तो वो तुम्हारे पापा को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो फिर भी नुकसान पहुंचाएगा। अपने मुकाबले में पापा का रौब और दबदबा बर्दाश्त नहीं करेगा। पापा अपनी ज़िंदगी में मुझे और आपको दुश्मन से दोस्ती नहीं करने देंगे, क्योंकि वो दोस्ती की आड़ में आपको इस कदर मजबूर करेगा कि आप पापा के चाहने वालों और वफादारों के खिलाफ टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगी। आप उसकी बातों में ना आए। उसके आलाकार किसी वक्त भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं किसी वक्त भी रास्ता चलते हादसे का शिकार हो सकता हूं। किसी फजाई सफ़र में तैयारा तबाह हो सकता है। क्या आप मुझे छोटे बड़े हादसे से बचा सकती हैं? हम हादसात के मुताल्लिक नहीं जानते कि वो कब और कहाँ पेश आएंगे, लेकिन दुश्मनों के इरादों को समझकर हिफाजती तदाबीर कर सकते हैं। हिफाजती तदाबीर पर ज़रूर अमल करना चाहिए, लेकिन दुश्मनों के सामने घुटना टेकना नादानी है। आखिर कौन सी हिफाजती तदाबीर पर अमल हो रहा है? हम में से हर फर्द बेहतरीन सलाहियतों का मालिक है। इसके बावजूद हमारी आंखों के सामने 2 मौतें हो गईं। न हम उन्हें बचा सके, न दुश्मन का कुछ बिगाड़ सके। खुदा न खास्ता तुम्हारी जान को कुछ होगा तो सब मुझे सब्र की तलकीन करेंगे। क्या सब्र करने से मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाएगा? मामा, मैं समझता हूं, माँ से ज़्यादा हौसला किसी में नहीं होता। वो अपनी मौत से लड़ते हुए बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने से पहले इस सदमे को अपने अंदर छुपा लेती है कि अभी पैदा होने वाला बच्चा किसी दिन भी उसकी आंखों के सामने मर सकता है। क्या आपने मुझे पैदा करते वक्त ऐसा नहीं सोचा था? मैं हौसले वाली माँ नहीं हूं। मुझसे बड़ी बड़ी बातें ना करो। उसने दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। चंद लम्हों के बाद सोनिया ने पूछा, कौन है? मैं हूं, अली तैमूर। दरवाज़ा खुल गया। उसने अंदर आकर दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, हमारे दरमियान मामा मौजूद हैं। ये एक मसले में उलझी हुई हैं, बल्कि उलझाई गई हैं। मैं इन्हें बड़ी देर से समझा रहा हूं, मगर इनके सामने का बच्चा हूं, इसलिए मेरी बातें इनके लिए काबिल कबूल नहीं हैं। सोनिया ने पूछा, क्या बात है रसवंती? वो सोनिया के पास आकर तमाम बातें तफसील से बताने लगी। अली तैमूर एक सोफे पर आराम से बैठ गया। सोनिया ने सारी बातें सुनने के बाद पूछा, क्या वो तुम्हें और अली तैमूर को इदारे से बाहर अपने पास कहीं बुलाना चाहता है? रसवंती ने कहा, मैंने उसे अपना फैसला नहीं सुनाया था, इसलिए ये नहीं पूछा कि मुझे कहाँ बुलाना चाहता है। उससे मामला तय करो और उसे दोस्ती का यकीन दिलाओ। अगर वो फराद और उसके बेटों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो हम सब उसे बेहतरीन दोस्त समझते रहेंगे और दोस्ती निभाते रहेंगे, लेकिन तुम हमसे दूर अली तैमूर के साथ कहीं नहीं जाओगी। ठीक है, मैं अभी उससे मामला तय करके आती हूँ। वो चली गई। सोनिया ने कहा, तुम्हारी मामा उस अजनबी से बातें करने गई है। तुमने अभी तक अपनी माँ के मिजाज को नहीं समझा है। इन हालात में उसकी ममता अंदेशों में घिरी हुई है। वो तुम्हारी सलामती के लिए हम में से किसी की बात नहीं मानेगी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली है। अली तैमूर ने सवालिया नज़रों से देखा। वो कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ को हैंडल करना जानती हूँ। मैंने कहा है वो दुश्मन हमारी भरपूर दोस्ती का यकीन दिलाए, लेकिन तुम्हें अपने साथ लेकर हमसे दूर ना जाए। दुश्मन ये बात नहीं मानेगा। मुझे भी यकीन है नहीं मानेगा, और रसवंती उससे कहेगी कि वो सोनिया को नाराज़ नहीं करेगी। तब दुश्मन उसे सिखाएगा कि वो बेटे को लेकर उसके पास चली आए। बाद में ये बयान दे सकती है कि उसे और अली तैमूर को अगवा किया गया था। क्या आप चाहती हैं कि मामा मुझे लेकर उसके पास चली जाएं? क्या तुम नहीं चाहते कि दुश्मन का सुराग मिले? हाँ, ज़रूर चाहता हूँ। वो जहन्नुम में होगा तो मैं जहन्नुम की आग में भी कूद जाऊंगा, लेकिन मामा साथ रहेंगी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा। कमज़ोर तो हम अब भी हैं। तुम्हारे पापा जब तक मुकम्मल दिमागी तवानाई हासिल नहीं करेंगे, हम फरजाना और नैन्सी के बाद भी नुकसानात उठाते रहेंगे। तुम किसी रास्ते से भी दुश्मन तक पहुंचोगे
तो मसाइल का सामना होता रहेगा। आज बाप की वजह से कमजोरी है, कल माँ की वजह से हो सकती है। पापा और मामा में बड़ा फर्क है। पापा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बन सकते, ये तो मजबूरी के बाइस कोमा में है। जैसे ही होश में आएंगे हमारी कुव्वत बन जाएंगे। मगर मामा में ना हौसला है, ना हाजिर दिमागी। मैं जानती हूं रसवंती बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन जाएगी, लेकिन हम उसे दुश्मनों के हाथों में जाने से रोक नहीं सकेंगे। तुम थोड़ी देर पहले उससे बहस कर चुके हो। मैं बहस में वक्त जाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसकी आधी बात मान ली कि दुश्मन से दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन उसके हाथों में नहीं जाना चाहिए। रसवंती ने दिमाग पर दस्तक दी। सोनिया ने पूछा, कौन है? मैं हूं। उस अजनबी ने मेरी बात मान ली है। मैं तुम लोगों से दूर नहीं जाऊंगी। वो दोस्ती का सबूत देने के लिए फरहाद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम कैसे यकीन करें कि वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा? फरहाद को कोमा से निकाल कर देख लो। मैं उसके दिमाग पर कब्जा जमाए रहूंगी। दुश्मन की नीयत में खोट नहीं होगा तो वो मेरे सुहाग को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सोनिया ने घड़ी देखते हुए कहा, 30 घंटे गुजर चुके हैं। उसे कोमा से यूं भी निकालना होगा। तुम और आर्मर फरहाद के दिमाग में पूरी तवज्जो से मुस्तैद रहोगे। जनाब शेख साहब से इस सिलसिले में गुफ्तगू करो। वो भी उसे कोमा से निकालने पर राजी हो तो तुम आर्मर को मेरे पास भेज देना। मैं उसे कुछ ज़रूरी हिदायत देना चाहती हूँ। ठीक उसी वक्त आर्मर की आवाज़ सुनाई दी। सोनिया, फरहाद की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर उसे अटेंड कर रहे हैं। तमाम डॉक्टरों की राय है कि तुम्हें फ़ौरन फरहाद के पास जाना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी, रसवंती ने कहा। मैं जा रही हूँ। उन्हें समझाऊंगी कि बाबा फरीद वास्ती मरहूम की पेशन गोई के मुताबिक तुम्हें मौजूद नहीं रहना चाहिए। आर्मर ने कहा, सोनिया, तुम सारी दुनिया से लड़ती आई हो, मगर मुकद्दर से नहीं लड़ सकोगी। जनाब शेख साहब ने तुम्हें फ़ौरन आने के लिए कहा है। आर्मर ने यही बात अली तैमूर को बताई। उसने कहा, मम्मा, हम सब इस पेशन गोई पर यकीन रखते हैं, लेकिन जनाब शेख साहब भी कुछ समझ कर ही आपको बुला रहे होंगे। उनकी बातें हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखती हैं। क्या आप उनके हुक्म से इनकार करेंगी? वो तजब्जुब में थी, जाना नहीं चाहती थी, मगर समझ गई थी कि जाना ही पड़ेगा। रसवंती आई तो रो रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर सोच की लहरें अटक रही थीं। सोनिया ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? जल्दी बताओ, क्यों रो रही हो? वो अटक अटक कर कहने लगी, फरहाद सकरात के आलम में है। उसके दिमाग में गहरा सन्नाटा है। उसकी समात खत्म हो गई है। बाहर की कोई आवाज़ उसके दिमाग तक नहीं पहुंच रही है। मेरी सोच की लहरें उसके अंदर गूंज कर रह गईं। वो सुन ना सका। मैंने इतना देखा कि वो उकड़ी उकड़ी सांसें ले रहा है। इससे ज़्यादा ना देख सकी। जनाब शेख साहब के पास जाकर कहा, आप दुआ करें, किसी तरह उसे ज़िंदगी की तरफ वापस ले आए। ऐसा कहते कहते वो फिर रोने लगी। सोनिया ने पूछा, जनाब शेख साहब क्या फरमाते हैं? वो कह रहे थे कि मैं एक आजिज़ बंदा हूँ, खुदा की मर्जी में दखल दूँ मेरी क्या मजाल है। सोनिया से कहो हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ पहुँचे। सोनिया उठकर खड़ी हो गई। रसवंती ने कहा, सबसे करीबी फ्लाइंग क्लब में हेलीकॉप्टर मौजूद होगा। मैं अभी इंतज़ाम कर रही हूँ, तुम यहाँ से निकलो। वो और अली तैमूर होटल के कमरे से निकले। तेज़ी से चलते हुए बाहर आए, फिर कार में बैठकर फ्लाइंग क्लब की तरफ जाने लगे। वो क़यामत की घड़ी थी। सब ने समझ लिया था कि दुनिया के तमाम शैतानों से लड़ने वाला किसी लम्हे भी आखिरी सांस छोड़ देगा, और उस आखिरी सांस के लिए वो सोनिया का मुंतज़िर है। वो हेलीकॉप्टर में अली तैमूर के साथ रवाना हुई, फिर आधे घंटे में इदारे के अहाते के अंदर पहुंच गई। वहां से मिनी कार में बैठकर अस्पताल के उस हिस्से में पहुंची जहां फराद अली तैमूर को एक कमरे में रखा गया था। कमरे के बाहर पोमी, आमना, वाट्सरोकी, रसवंती और बहुत से चाहने वाले मौजूद थे। जनाब शेखुल फारस दरवाजे के पास सर झुकाए ज़ेरे लब कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थे। सोनिया डूबते हुए दिल से एक एक को देखते हुए दरवाजे तक आई। जनाब शेख साहब ने अली तैमूर का बाजू थाम कर उसे अंदर जाने से रोक दिया। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। डॉक्टर फरहाद की नब्ज़ थामे झुका हुआ था। सोनिया को देखकर सीधा खड़ा हो गया, फिर नर्स के साथ चलता हुआ बाहर जाने लगा। सोनिया उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी और उसके चेहरे से मायूसी को पढ़ रही थी। उनके जाने के बाद वो कमरे में तन्हा रह गई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पेशिन गोई दुरुस्त हो रही थी। वो फरहाद के पास तन्हा थी। इस तन्हाई से भागने के लिए वो पेरिस गई थी, लेकिन तकदीर उसे फिर खींच लाई थी। अगर वो ना आती तो फरहाद का दम अटका रहता और वो कर्ब में मुब्तला रहता। वो करीब आकर उस पर झुक गई। आहिस्तगी से आवाज़ दी, फरहाद। वो साकित पड़ा हुआ था। फरहाद, हम जिंदगी में हर बुरे वक्त के साथी रहे,
क्या आइंदा बुरे वक्तों से लड़ने के लिए मुझे तन्हा छोड़ जाओगे? वो कोई जवाब नहीं दे सकता था। सोनिया ने कहा, रसवंती ने बताया है तुम्हारी समात खत्म हो चुकी है। बाहर की कोई आवाज़ तुम्हारे अंदर नहीं पहुंचती है। क्या तुम अपनी सोनिया के लम्स को महसूस कर सकते हो? मैं तुम्हें छू रही हूं, मुझे महसूस करो। उसने फरहाद के एक हाथ को दोनों हाथों से थाम लिया, फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद ही उसकी आंखें धीरे से खुल गईं। वो आंखें छत की तरफ देख रही थीं। वो बड़ी मोहब्बत से बोली, फरहाद, मैं तुम्हारी सोनिया हूं। तुम तो गैर मामूली हौसला रखते हो। मेरी खातिर एक बार फिर मौत को शिकस्त दे दो। उसने दीदे घुमाकर सोनिया को देखा। वो खुश हो गई। ये आरजी खुशी थी। नजरें मिलते ही दीदे साकित हो गए। इससे पहले कि वो कुछ समझती, उसका सर एक तरफ ठलक गया। चंद सातों के बाद ही बाहर से रसवंती की चीख सुनाई थी, नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं फिर तुम्हारे दिमाग में आ रही हूं, मुझे जगह दो। वो आखिरी वक्त फरहाद के दिमाग में थी। दीदे साकित होते ही उसकी सोच की लहरें दिमाग से निकल गई थीं। मौत की तस्दीक हो गई थी। उसने अपनी तसल्ली के लिए दूसरी बार दिमाग में जाने की कोशिश की, लेकिन जगह नहीं मिली। वो टेलीपैथी का सिक्का जमाने वाला दिमाग मौत की अबदी तारीकी में डूब चुका था। रसवंती दौड़ती हुई कमरे में आई, फिर उसकी लाश से लिपट कर रोने लगी। उसके पीछे अली तैमूर आया। बाप के पैरों के पास खड़े होकर देखा। सोनिया उसकी पथराई हुई आंखों को बंद करने के बाद चेहरे को चादर से ढांप रही थी। अली ने बाप के पांवों को दोनों हाथों से थाम लिया, फिर सर झुकाकर उसी तरह खड़ा रह गया। पोमी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। उसने फर्श पर घुटने टेक दिए, फिर पलंग के पाए से लिपट कर निढाल सी होकर बैठ गई। वॉट्सो रोकी ने गहरी सांस लेकर मैयत के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मास्टर, यकीन नहीं आता कि तुम्हें मौत आई है। शायद धीरे धीरे यकीन आ जाएगा, मगर यह बड़ी बात है। इतने वफादारों को छोड़कर बेवफाई दिखाकर चले गए हो। हमने तुमसे बहुत कुछ सीखा, ये बेवफाई तो ना सिखाओ। सोनिया वहां से जाने लगी। आमना उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई, फिर कहने लगी, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, किसी न किसी तरह सदमात का इजहार हो रहा है। तुम खामोश क्यों हो? रोना होगा, कम से कम एक बार चीखना होगा। अपने अंदर का गुबार निकालो। वो सोनिया को दीवानावार झंझोड़ने लगी। तुम रोती क्यों नहीं हो? तुम्हें रोना होगा, मैं तुम्हें रुला कर रहूंगी। वो बुरी तरह झंझोड़ रही थी। सोनिया ने एक झटके से खुद को छुड़ाया, फिर उसके गाल पर एक जोर का तमाचा रसीद किया। वो साकित रह गई। सोनिया ने कहा, नादान औरत, तेरे लिए बुरी खबर है। तू फरहाद के करीब जाने का मौका गंवा चुकी है। तू कभी उससे दिल की बात नहीं कह सकेगी। वो मर चुका है। तेरा फरहाद मर चुका है, मर चुका है। आमना ने नहीं कहते हुए जोर की चीख मारी, फिर सोनिया से लिपट कर धाड़े मार मार कर रोने लगी। इदारे के जिम्मेदार अफराद ने पहले फ्रांसीसी हुक्काम को इत्तला दी, फिर टेलीफोन, ट्रांसमीटर, टीवी और रेडियो वगैरह के जरिए दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये खबर पहुंचाई जाने लगी। दुनिया की सुपर ताकतें और दूसरे बड़े ममालिक यकीन करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि फरहाद अली तैमूर पहले भी कई बार मर चुका था। बाद में इंकिशाफ होता था कि वो फरहाद की डमी थी। उसकी मौत का चक्कर इतनी बार चलाया गया था कि आज कोई यकीन करना नहीं चाहता था। सुपर ताकतें और ख़तरनाक तंजीमों के सरबराहों ने तो ये समझ लिया था कि फरहाद कभी नहीं मर सकता। सुपर ताकतों में सिर्फ एक मास्क मैन था जिसे फरहाद अली तैमूर की मौत का पुख्ता यकीन था, क्योंकि उसका टेलीपैथी जानने वाला पास्कल फरहाद के आखिरी लम्हात में उसके अंदर था। उसने अच्छी तरह देखा था। जब सोनिया ने फरहाद का हाथ पकड़ा था तो उसने आंखें खोल दी थीं। उन लम्हात में उसके अंदर जिंदगी की रमक पैदा हुई थी। उसने आंखें खोलकर सोनिया को देखा था। उसके दिमाग ने उसे पहचाना था। फिर वो दिमाग अचानक मौत के अंधेरे में डूब गया था। पास्कल ने मास्कमैन को उन आखिरी लम्हात की मुकम्मल रिपोर्ट दी थी। मास्कमैन ने पूछा, क्या तुमने फरहाद के ख्यालात पढ़े थे? उसने जवाब दिया, जब पहली बार उसके दिमाग में गया तो वो कदरे होश में था। डॉक्टरों की मौजूदगी में दो शख्स फरहाद के बदन की मालिश कर रहे थे। मुसलसल कोमा में रहने के बायस उसका जिस्म बेहिस व हरकत हो गया था। दिमाग बेहद कमज़ोर था। मैं कोई 1 मिनट तक उसके ख्यालात पढ़ता रहा, फिर वो दिमाग बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया। मैंने रसवंती की आवाज़ सुनी। वो फरहाद को पुकार रही थी, मगर सोच की लहरें दिमाग के सन्नाटे में गूंज कर रह जाती थीं। मास्कमैन ने फिर सवाल किया, तुम यकीन से कह रहे हो कि तुमने 1 मिनट तक उसके ख्यालात पढ़े हैं? मैं पूरे यकीन से कहता हूँ, वो फरहाद था। मैंने उसकी सोच और लहजे को 1 मिनट तक पूरी तवज्जो से पढ़ा था। ठीक है, मेरा नायब उसकी आखिरी रसूमात में शरीक होने जाएगा। तुम उसके साथ अपने किसी आलाकार को भेज सकते हो।
और मौका पाकर रसवंती के हसास दिमाग को थोड़ा कमज़ोर बना सकते हो। अगर उसे अगवा करने में किसी तरह कामयाब हो जाओगे तो टेलीपैथी की क़ुव्वत सिर्फ हमारे पास होगी। आर्मर और जोजो अगरचे टेलीपैथी जानते हैं, मगर वो दोनों किसी काम के नहीं हैं। तुम रसवंती पर तवज्जो दो। दूसरी तरफ सुपर मास्टर भी कुछ ऐसा ही मंसूबा बना रहा था। फराद की मौत के वक्त मेरा आदमी उसके सराहने मौजूद था। साफ बात यह है कि मैं उसके दिमाग में मौजूद था। अब हमारी दुनिया में टेलीपैथी का इक्का नहीं रहा। मुझे अब खुलकर एतराफ़ करना चाहिए कि तुम्हारी ट्रांसफार्मर मशीन से आखिरी 2 टेलीपैथी जानने वाले मेरे पास हैं और मेरे मुल्क के वफादार हैं। हमें शुबा था कि वो अजनबी ख्याल खानी करने वाला तुम्हारी पनाह में हो सकता है। अलबत्ता ये चौंका देने वाला इंकशाफ है कि तुमने मैडोना को भी अगवा कराया है। क्या वो दोनों फराद के आखिरी लम्हात में उसके अंदर मौजूद थे? मैडोना की अभी ब्रेन वॉशिंग हो रही है। सिर्फ एक ही ख्याल खानी करने वाला मौजूद था। फराद ने हमेशा अपनी जगह डमी पेश की और हमें धोखा देता रहा। हम धोखा खाते रहे क्योंकि डमी के दिमाग में पहुंच नहीं सकते थे। इस बार धोखा खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे आदमी ने इत्मीनान की हद तक फराद के दिमाग को पढ़ा है और उसकी आखिरी सांस तक उसके अंदर मौजूद रहा है। नाइब ने कंप्यूटर के जरिए सुपर मास्टर को ये बातें बताई। सुपर मास्टर ने कहा, अब फराद की मौत का यकीन करना होगा। मार्क्समैन ने हमें बहुत बड़ी चोट दी है। उसे फराद की मौत से बेशुमार फ़ायदे पहुंचने वाले हैं। वो आइंदा रसवंती, आर्मर और जोजो को हासिल करने की कोशिश करेगा। उसकी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए हमारे टेलीपैथी जानने वाले मिस्टर डेग्रान डैगर को मैदान अमल में लाना होगा। सुपर मास्टर ने टेलीपैथी जानने वाले का कुछ अजीब सा नाम लिया था। मिस्टर डेग्रान डैगर किसी कंपनी या लिमिटेड फर्म का नाम लगता था। डैगर एंड डैगर, वो दोनों कई बार ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने के बाद अजूबा बन गए थे। एक की ख्वाहिश दूसरे की ख्वाहिश होती थी। एक को किसी चीज़ से तकलीफ पहुंचती थी तो दूसरे को भी वही तकलीफ पहुंचाती थी। ऐसा उन बच्चों के साथ होता है जो कुदरती तौर पर जुड़वां पैदा होते हों। इंसान की बनाई हुई ट्रांसफार्मर मशीन ने उन दोनों को नए सिरे से जुड़वां पैदा किया था। इसीलिए दोनों का नाम भी एक ही था। पहले का नाम डैगर, दूसरे का नाम भी डैगर। इस तरह वो मिस्टर डैगर एंड डैगर कहलाने लगे थे। उन दोनों के दिमागों में पहले ही फराज, सोनिया, रसवंती, पारस और अली, तैमूर, पोमी और आमना की आवाज़ और लहजों को नक्श करा दिया गया था। वो आर्मर और जोजो तक भी पहुंच सकते थे। उन्होंने सबसे पहले जोजो तक पहुंचने की कोशिश की। वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोकना चाहती थी। डैगर एंड डैगर ने फराद की आवाज़ और लहजे में कहा, बेटी सांस ना रोकना, मैं तुम्हारा पापा हूं। वो हैरानी से बोली, पापा आप तो मर चुके हैं। हाँ बेटी, मेरी मौत अचानक हो गई, मगर दुनिया से रुखसत होते वक्त अपनी प्यारी बेटी से न मिल सका था, इसलिए वापस आ गया। वो जल्दी जल्दी आंसू पोंछते हुए बोली, पापा सब लोग कहते हैं कि आप कभी मेरे पास नहीं आएंगे, मगर आप कितने अच्छे हैं, मरते ही मेरे पास आ गए। बेटी मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अल्लाह मियाँ वापस बुला रहे हैं। मैं तुम्हें प्यार करके जा रहा हूँ, आप फिर आएंगे ना? अगर तुम मेरी आमद के सिलसिले में किसी से जिक्र नहीं करोगी, पारस और आर्मर को नहीं बताओगी, तो मैं किसी दिन फिर आऊँगा। मैं वादा करती हूँ किसी को आपकी आमद के बारे में नहीं बताऊँगी, मगर आप भी वादा करें जब आप आएंगे तो मुझसे बहुत सी बातें करेंगे। डैगर एंड डैगर ने वादा किया। फिर सोच के जरिए उसे चूमने की आवाज़ निकाली, फिर उसके दिमाग से निकल गए। एक डैगर ने उसके बचकाना मिजाज को समझते हुए ऐसी बातें छेड़ दी थीं कि वो फराज से राब्ते के कोड वर्ड्स पूछना भूल गई थी। उसकी बातों के दौरान दूसरे डैगर ने दिमाग की तह में पहुंचकर कोड वर्ड्स मालूम कर लिए थे। रसवंती ने चूड़ियां तोड़ डाली थीं, सादा सा लिबास पहन लिया था और अपने बेडरूम के दरवाजे खिड़कियों को बंद करके तन्हा फर्श पर बैठ गई थी। तन्हाई में खूब दिल खोलकर रोना चाहती थी। ये सोचकर ही आंसू निकल आते थे कि पहाड़ जैसा जीवन साथी अब कभी वापस नहीं आएगा। कभी ख्याल नहीं आता था कि उसे भी मौत आ सकती है। मगर आ गई। उसने अचानक सांस रोक ली। पराई सोच की लहरें महसूस हुई थी। फिर वो सांसें लेते हुए गुस्से से कहने लगी, कौन है? चले जाओ, मुझे तन्हा रहने दो। पास्कल ने कहा, मैं फराद को वापस नहीं ला सकता, मगर तुम्हारे गम में शरीक तो हो सकता हूँ। मैं किसी को शरीक नहीं करना चाहती, चले जाओ। मैं तुम्हारा दोस्त और हमदर्द हूँ, खतरात से आगाह करने आया हूँ। मेरी दुनिया लुट चुकी है, अब खतरात मुझे क्या डराएंगे? खतरात तो अब शुरू हुए हैं, तुम्हारे लिए और तुमसे ज़्यादा अली, तैमूर के लिए। माँ का दिल थक से रह गया। उसने घबरा कर पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? अब वल्दियत का मसला उठेगा।
फरहाद ने अपनी ज़िंदगी में किसी बेटे को वाज़े तौर पर बाप का नाम नहीं दिया। इसका फैसला अब तुम कर सकती हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा सोनिया की बात मानी जाती है और वो जल्द ही पारस को फरहाद का बेटा मनवा कर रहेगी। ऐसा नहीं होगा। मैं माँ हूँ, दुनिया वाले मेरी बात मानेंगे। दुनिया वाले नादान नहीं हैं। ये सब जानते हैं कि बेटा पैदा होने के बाद कई बार तुमसे बिछड़ चुका है। जब भी कोई बच्चा तुम्हारी गोद में लाकर बिठाया गया तो तुमने उसे अपना बेटा तस्लीम कर लिया। इन वाक़यात की रोशनी में तुम्हारी बात तस्लीम नहीं की जाएगी। वो परेशान होकर बोली, किसी के तस्लीम ना करने से क्या होता है? अली तैमूर मेरा बेटा है। सोनिया ये मसला उठाने वाली है। यकीनन उसके पास कोई सबूत होगा, या वो अपनी फितरत के मुताबिक मक्कारी से पारस को फरहाद का बेटा साबित करेगी। क्या तुम सोच सकती हो कि पारस अभी कहाँ होगा? वो बाप की मौत पर यहाँ क्यों नहीं आया? मैं सदमा से चूर हो गई हूँ। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि पारस बाप की मौत की खबर सुनकर क्यों नहीं आया। लेकिन ये बात तो उसके खिलाफ जाती है। जब वो अपना खून ही नहीं है तो फरहाद की मौत से क्या खाक असर लेगा? हो सकता है ये सोनिया और पारस की मिली भगत हो। वो कोई ज़बरदस्त चाल चल रहे हों। पारस यहाँ से दूर रहकर क्या चाल चल सकता है? बास चालें वक्त गुजरने के बाद समझ में आती हैं। बाबा साहब के इदारे में हर तरफ बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए थे, जिनके ज़रिए कारकुनों को हिदायत दी जा रही थी। कल सुबह फरहाद की तदफीन के वक्त मुख्तलिफ ममालिक के अहम अफराद आने वाले थे। उन्हें इदारे के ख़ास हिस्से तक महदूद रखने के सिलसिले में रिहर्सल जारी थी। ऐसे ही वक्त स्पीकर से कहा गया, मादाम सोनिया मुतवज्जे हों, पारस बाबा आए हुए हैं, लेकिन वो इदारे के अंदर नहीं आना चाहते। वो तशवीशनाक हालत में हैं। आप फ़ौरन मेन गेट पर आ जाएं। स्पीकर से उभरने वाली ये आवाज़ रसवंती तक पहुंच रही थी। पास्कल ने कहा, शैतान का जिक्र करते ही वो पहुंच गया। तुम्हें देखना चाहिए, क्या वाकई वो तशवीशनाक हालत में है? रसवंती ख्यालखानी की परवास करती हुई पारस के दिमाग में पहुंच गई। वो नशे में था। उसके एक हाथ में शराब की बोतल थी। उसने अपनी कार मेन गेट के सामने रोक दी थी और कार की छत पर बैठा हुआ कह रहा था, मुझे मालूम है मेरे पापा मर चुके हैं। अब वो कभी ये बताने के लिए वापस नहीं आएंगे कि मैं उनका असली बेटा हूं। मगर इससे क्या होता है? मैं असली हूं, असली ही रहूंगा। इदारे के एक बुजुर्ग ने गेट पर आकर कहा, पारस, तुमने बाप के वफात पाते ही शराब की बोतल पकड़ ली। ये कितने अफसोस की बात है। इस इदारे में शराबियों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती। वापस जाओ और सुबह को पाक साफ होकर यहाँ वापस आओ। वो बोतल को मुंह से लगाकर 2 घूंट पीने के बाद बोला, यहाँ नहीं आऊँगा और उस वक्त तक पापा की आखिरी रसूमात अदा करने नहीं दूंगा जब तक शेख साहब कल आने वाले तमाम ममालिक के नुमाइंदों के सामने मुझे फरहाद अली तैमूर का अपना बेटा तस्लीम नहीं करेंगे। रसवंती ने कहा, तुम हद से बढ़ रहे हो। मैं पैदा करने वाली माँ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ अली तैमूर को मैंने जन्म दिया है। तुम अपनी औकात में रहो। वो बोतल वाला हाथ उठाकर बोला, सुनो लोगों, सुनो, मेरी माँ मेरे अंदर बोल रही है। इसने मुझे जन्म नहीं दिया है। इदारे के अफराद गेट पर जमा हो रहे थे। रसवंती ने पहरेदार की ज़बान से कहा, मैं इसकी ज़बान से कह रही हूँ, मैं रसवंती हूँ और आज ऐलान करती हूँ कि मैंने अली तैमूर को जन्म दिया है। पारस से मेरा दूर का भी रिश्ता नहीं है। सोनिया वहाँ पहुँच गई थी। उसने पहरेदार को देखते हुए कहा, रसवंती, हालात को समझा करो। वो नशे में है और तुम हो कि एक बच्चे के साथ नन्ही बच्ची बनकर झगड़ा बढ़ा रही हो। सोनिया, मुझे नादान न समझो। ये लड़का जहरीला है। इस पर शराब असर नहीं करती। ये खुद को खामखा नशे में जाहिर कर रहा है और इस बहाने खुद को फरहाद का बेटा मनवाना चाहता है। सोनिया ने कहा, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि यह अब जहरीला नहीं रहा। इसका मुकम्मल इलाज हो चुका है, इसलिए शराब इस पर असर करती है। तुम माँ हो, इसे प्यार दो, ये शराब छोड़ देगा। मैं इसकी माँ नहीं हूँ। पारस ने हाथ नचाकर कहा, मैं कब कहता हूँ तुम मेरी माँ हो? सौतेली माँ कभी अपनी माँ नहीं होती। मेरी सगी माँ तो ये हैं, मेरी मम्मा। क्यों मम्मा खामोश क्यों हैं? कल सुबह दुनिया के कितने ही ममालिक के अहम अफराद, प्रेस रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स आएंगे। आप कल सबके सामने ऐलान करेंगी कि मैं फरहाद अली तैमूर का बेटा हूँ और आपने मुझे जन्म दिया है। क्या? सभी चौंक कर सोनिया को देखने लगे। सोनिया भी चौंक कर दिमागी तौर पर हाजिर हो गई थी और बुड़बुड़ा रही थी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सोनिया ने फरहाद के बेटे को जन्म दिया है? क्या पारस की पैदाइश इतनी राजदारी से हुई कि मुझे आज तक मालूम ना हो सका? पास्कल ने कहा, तुम इसी तरह सोचती रहोगी।
ज़रा उधर जाकर देखो क्या हो रहा है। वो फिर पारस के दिमाग में पहुंच गई। सोनिया आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके पास आ रही थी और कह रही थी, कार से नीचे उतरो। फिर उसने खुद ही करीब आकर सहारा देकर नीचे उतारा। उसके दोनों हाथ से बोतल लेकर एक तरफ फेंक दी। फिर उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर बड़ी ममता से कहा, मेरा बेटा आज बाप से महरूम हो गया है, मगर माँ की ममता से कभी महरूम नहीं रहेगा। ये कहते ही वो उसके चेहरे को जगह जगह से चूमने लगी। उसकी एक एक अदा से ममता फूट रही थी। फिर उसने सीने से लगाकर कहा, बेटे तुम नशे में हो, तुम्हें इदारे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अभी तुम जाओ, सुबह नहा धोकर साफ सुथरे होकर यहाँ आ जाना। लेकिन तुम इस हालत में कैसे ड्राइव करोगे? दुश्मन ऐसी हालत में फ़ायदा उठा सकते हैं। खुदा न खास्ता तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आती हूँ। उसने पारस को अगली सीट पर बिठाया, फिर स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गई। कार स्टार्ट करके वहां से जाने लगी। रसवंती के दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं। वो अपनी जगह बैठी न रह सकी। फौरन उठकर रिहाइशगाह से बाहर आई। फिर तेजी से चलती हुई जनाब शेख साहब के हुजरे के सामने पहुंच गई। दरवाजे पर चंद मुरीद बैठे हुए थे। उसने अपनी आमद की इत्तला पहुंचाई। एक मुरीद ने हुजरे से निकलकर कहा, हुजूर फरमाते हैं आप शैतान के साथ आई हैं और शैतान को हुजरे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रसवंती ने सोच के जरिए कहा, मुझे ख्याल ही न रहा कि तुम अभी तक मौजूद हो, जाओ यहाँ से। वो दिमाग से चला गया। रसवंती ने फिर इत्तला भेजी। इस बार जवाब आया, तुमने शैतान को भगाया है, शैतानी ख्यालात को नहीं भगाया। मेरे सामने हर इंसान के लिए नेकी और मोहब्बत लेकर आओ। वो सोचने लगी, मेरे अंदर सभी के लिए नेकी और मोहब्बत है, फिर शेख साहब मिलने से इनकार क्यों कर रहे हैं? उसके अंदर से आवाज़ आई, पारस के लिए न नेकी है न मोहब्बत। वो झुंझलाकर सोचने लगी, उसके लिए कभी दिल में मोहब्बत नहीं होगी। मेरे साथ ज़बरदस्त धोखा हुआ है। फरात ने आखिरी सांस तक धोखा दिया और सोनिया पारसा बनकर मुझे मुतासिर करती रही। चुपचाप फरात के एक बेटे को जन्म देकर उसे मेरा बेटा कहती रही और दुनिया वालों के सामने फरात के दोनों बेटों को मुअम्मा बनाती रही। वाकई मक्कारी में उसका जवाब नहीं है। ये आस्तीन का सांप बनकर मुझे टसती रही है। वो बड़ी देर तक सोचती रही। हुजरे का दरवाज़ा बंद रहा। ख्याल पैदा होता रहा, जनाब शेख साहब हकीकत जानते हैं लेकिन ज़बान से कहना नहीं चाहते, इसलिए दरवाज़ा बंद कर रखा है। अगर मैं सबके लिए नेकी और मोहब्बत लेकर हुजरे में जाऊंगी तो सोनिया और पारस के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकूंगी। इसीलिए शेख साहब ने नेकी और मोहब्बत की शर्त में जकड़ दिया है। वो दरवाजे से वापस चली आई। अपनी रिहाइशगाह के दरवाजे पर पहुंचने तक पास्कल फिर आ गया। कहने लगा, इस वक्त तुम बेयारो मददगार हो। इस इदारे के इहाते में जब तक रहोगी तुम्हें अपनी कम मायगी का एहसास होता रहेगा। मैं न कहूँ तब भी तुम्हें यह हिमाकत समझ में आएगी कि तुमने एक मुसलमान से शादी करके और इस्लाम कबूल करके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। वो कहने लगी, हाँ मैं समझ रही हूँ। फराद अपनी ज़िंदगी में धोखा देता रहा। उसके मरते ही सोनिया और पारस अपनी असलियत दिखा रहे हैं और यहाँ के इतने बड़े आलिम हुजरे में मुंह छुपा रहे हैं। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। अभी अपने बेटे को यहाँ से चलने पर मजबूर करूंगी। ऐसी गलती ना करना। अली तैमूर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, एक मुसलमान का भी बेटा है। बाप से बेहद मुतासिर है। वो इस इदारे से जाने पर राज़ी नहीं होगा। तुम तो बहुत सहीन हो, इस नुक्ते को समझो। अगर यहाँ से तन्हा जाकर बेटे से कहोगी कि तुम दुश्मनों के फरेब में आ गई हो तो वो तुम्हारी मदद के लिए आएगा। फिर इन तमाम दुश्मनों से दूर तुम उसे तन्हाई में सुकून से अच्छी बुरी बातों की तमीज़ करा सकोगी। वो सोच में पड़ गई। पास्कल ने कहा, तुम्हारी जहानत को क्या हुआ है? अली तैमूर अपने बाप की तदफीन से पहले न खुद यहाँ से जाएगा न तुम्हें जाने देगा। फिर तुम यहाँ रहकर अंगारों पर लौटती रहोगी। वो अपने कमरे में आई। फ़ोन का रिसीवर उठाकर मुंतज़िम आला से कहा, मैं यहाँ घुटन महसूस कर रही हूँ, हवा खोरी के लिए जाना चाहती हूँ, कार भेज दीजिए। दूसरी तरफ से कहा गया, कार अभी भेजी जा रही है। उसने रिसीवर रख दिया। पास्कल ने कहा, तुम इदारे से निकलकर पेरिस जाने वाली शारा पर जाओ। कम से कम 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद तुम्हें मेरे आदमी मिलेंगे। वो तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। मैं यकीन से कहता हूँ हम दोनों मिलकर अली तैमूर को फरात की जायज़ और पारस को नाजायज़ औलाद साबित कर देंगे। मैं चाह रहा हूँ, तुम्हें वक्तन फ़वक्तन गाइड करता रहूँगा। वो चला गया। रसवंती की रिहाइशगाह के सामने कार आ गई। वो कमरे से निकल नहीं चाहती थी। एकदम से ठिठक गई। उसे फरात की आवाज़ सुनाई दी थी। ये यकीन करने वाली बात नहीं थी, लेकिन वो फरात के कोड वर्ड्स अदा करते हुए कह रहा था,
फरहाद टू किस योर माइंड। मेरी जान रसवंती, काश मैं मर जाता या ख्याल खानी के काबिल न रहता। तुम्हारी ये दुश्मन सोच न पड़ सकता तो कितना अच्छा होता। मेरी मौत का यकीन होते ही तुम फिर दुश्मनों के फरेब में आ रही हो। वो परेशान होकर बोली, ये क्या चक्कर है? तुम जिंदा कैसे हो और इस वक्त कहाँ हो?" "मैं जहां भी हूं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम तो मेरे दुश्मन का साथ देने जा रही हो। क्या मुझे नहीं जाना चाहिए? तुमने सारी जिंदगी मुझे धोखा दिया है। तुम बेवकूफ हो। मैं बहुत देर से तुम्हारे दिमाग में हूं। मैंने तुम्हारे अंदर रहकर पारस को शराब पीते देखा है। वो तुम्हारी ममता से महरूम होकर जोश और जज्बे में कह रहा था कि तुम सौतेली हो और सोनिया ने उसे जन्म दिया है। तुमने इसे सच मान लिया। तुम्हारी जैसी बेवकूफ औरत मैंने कभी नहीं देखी। ठीक है, जाती हो तो जाओ, लेकिन खबरदार मेरे दुश्मनों को कभी ना बताना कि मैं जिंदा हूं। अगर बताओगी तो मैं ऐलान कर दूंगा कि सिर्फ पारस मेरा बेटा है और अली तैमूर नाजायज है। "नहीं," वो घबरा कर बोली, "खबरदार मेरे बेटे को नाजायज कहकर मेरी पारसाई और वफादारी को गाली ना देना। अगर यह गलत है कि सोनिया ने पारस को जन्म नहीं दिया है तो मैं दुश्मन को दुश्मन ही समझूंगी और ये दारा छोड़कर नहीं जाऊंगी। बाहर गाड़ी आ गई है, उसमें बैठकर निकलो और मेरे पास आ जाओ। तुम कहाँ हो? इदारे के मेन गेट से निकलकर बाएं जाने वाले रास्ते पर जाना और उस शैतान ख्याल खानी करने वाले को दिमाग में ना आने देना। मैं जब भी आऊंगा कोड वर्ड्स अदा करूंगा। मगर तुम कहाँ हो? मुझे बड़ी राजदारी से खुफिया पनाहगाह में पहुंचाया गया है। इसका इल्म सोनिया को भी नहीं है। अभी जनाब शेख साहब ने मुझे बताया है कि उन्होंने तुम्हारे लिए हुजरे का दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि तुम शैतान के फरेब में आ रही थी। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें बड़ी राजदारी से अपने पास बुला लूँ। वो बाहर आकर गाड़ी में बैठ गई, फिर उसे ड्राइव करती हुई बाबा साहब के इदारे से बाहर जाने लगी। फरहाद की आवाज़ आई, "तुम इत्मीनान से ड्राइव करती रहो। फ्रांसीसी हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर तुम्हारे पास पहुंचने वाला है। मैं अभी फिर आऊँगा। दिमाग में किसी और को न आने देना।" उसके दिमाग में एक डैगर खामोश रहा ताकि रसवंती समझे कि वो चला गया है, लेकिन उसकी मौजूदगी ज़रूरी थी। वो पास्कल को फिर आने का मौका नहीं देना चाहता था। दूसरा डैगर एक हेलीकॉप्टर अगवा करके ला रहा था। रसवंती उसके बताए हुए रास्ते पर जा रही थी। कोई 50 मिनट के बाद एक हेलीकॉप्टर दूर से आता हुआ दिखाई दिया। ट्रैगर ने कहा, "वो हेलीकॉप्टर तुम्हारे लिए है। गाड़ी को दाएं तरफ कच्चे रास्ते पर उतार लो। आगे एक मैदान है। हेलीकॉप्टर वहीं तुम्हारे लिए उतारा जा रहा है।" उसने गाड़ी को कच्चे रास्ते पर उतार लिया। उसी वक्त पास्कल ने आकर कहा, "मैं आ गया हूं।" फिर वो चौंक कर बोला, "अरे तुम ये कच्चे रास्ते पर कहाँ जा रही हो?" वो कहने लगी, "मैं अपने फरहाद के पास जा रही हूँ।" वो हैरानी से बोला, "क्या कह रही हो? क्या ये कहना चाहती हो कि वो जिंदा है?" "हाँ, मेरा सुहाग सलामत है। तुम यहां से जाओ। रसवंती, तुम धोखा खा रही हो।" डैगर ने फरहाद के लहजे में कहा, "यू नॉनसेंस। मेरी बीवी को सब इज्जत से मादाम कहते हैं। तुम मेरी मौत की खबर सुनते ही उसे एक आम औरत की तरह नाम लेकर मुखातिब कर रहे हो। ये अभी सांस रोक कर तुम्हें भगा सकती है, लेकिन मुझसे बातें कर रही है। सांस रोकेगी तो मैं भी दिमाग से निकल जाऊंगा। तुम यहां से जाओ।" "मैं नहीं जाऊंगा। तुम धोखा खा रही हो। फरहाद मर चुका है। मैं उसकी आखिरी सांस तक दिमाग में था। मैंने उसे दम तोड़ते देखा है।" रसवंती ने कहा, "मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था। तुम मुझे नाम से मुखातिब कर रहे थे। तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई? मैं अपने शौहर को अपनी उम्र भी दे दूंगी, मगर तुम उसे मुर्दा और मुझे बेयारो मददगार समझकर आम औरतों की सतह पर ले आए थे। चले जाओ यहां से।" वो मैदान में पहुंचकर कार से उतर गई। हेलीकॉप्टर का पंखा तेजी से गर्दिश कर रहा था। वो तेज कदम उठाती हुई उधर जाने लगी। 2 मुसल्ला शख्स नजर आ रहे थे। पास्कल ने परेशान होकर कहा, "ओह गॉड, तुम हेलीकॉप्टर में कहाँ जा रही हो?" "रसवंती, मेरा मतलब है मादाम, आप अकल से काम लें। अब भी वक्त है। मैं आपको दुश्मनों से बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज़ आप सांस रोककर फौरन कार में वापस आ जाएं। मुसल्ला अफराद से दूर जाने की कोशिश करें।" लेकिन वो उन अफराद के करीब पहुंच गई थी। उन्होंने उसे हेलीकॉप्टर में सवार होने के लिए सहारा दिया। पायलट के पीछे 2 सीटें खाली थीं। आखिरी सीटों पर 2 और मुसल्ला अफराद बैठे हुए थे। वो रसवंती के एहतराम में उठकर खड़े हो गए। नीचे खड़े हुए अफराद भी आ गए थे। दरवाज़ा बंद हो गया। हेलीकॉप्टर ज़मीन छोड़कर बुलंदी पर जाने लगा। उसी वक्त एक ने पीछे से उसकी गर्दन दबोच ली, दूसरे ने उसके बाजुओं को जकड़ लिया। पास्कल ने कहा, "देखो देखो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अगर तुम्हारे दिमाग में आने वाला फरहाद होता तो क्या तुमसे ऐसा सलूक किया जाता?" वो कोई जवाब न दे सकी। उसके बाजुओं में एक सुई चुभी थी। उसके बाद उसे होश नहीं रहा।
पास्कल उसके बेहोश दिमाग से निकल आया। मास्कमैन से बोला, सुपर मास्टर का टेलीपैथी जानने वाला हमसे बाजी ले गया है। वो रसवंती को एक हेलीकॉप्टर में ले जा रहा है। मास्कमैन ने कहा, सुपर मास्टर की भी बड़े वसी ज़राए हैं, अब हम तुम उसे रोक नहीं सकेंगे। तुम वक्त ज़ाया ना करो, आर्मर या जोजो को अगवा करने की कोशिश करो। उसने दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचा, एक बार आर्मर को अगवा किया गया था, वो कुछ मोहतात हो गया होगा, उसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी होगी। क्यों ना जोजो के लिए कोशिश की जाए। इससे पहले कि रसवंती के अगवा होने की इत्तला सोनिया और उसके बेटों तक पहुंचे, जोजो को वहां से निकाल लाना चाहिए। वो जोजो के दिमाग में आ गया। वो कहने लगी, ओ पापा, आप फिर आ गए। पास्कल पहले तो ज़रा उलझा, फिर हाजिर दिमागी से काम लेते हुए बोला, हाँ, तुम मुझे बहुत याद आ रही थी। हाय, जन्नत कितनी खूबसूरत जगह है। मैंने सोचा अगर मैं अपनी बेटी को वहाँ की सैर कराऊंगा तो खुश हो जाएगी। वो खुश होकर बोली, सच पापा, मैं जन्नत की सैर कर सकती हूँ? हाँ, मैंने इजाज़त हासिल कर ली है। तुम यहाँ से 2-4 घंटों के लिए जाओगी, फिर सुबह से पहले यहाँ इदारे में पहुँच जाओगी। लेकिन पापा, रात को जन्नत अच्छी तरह दिखाई नहीं देगी। अरे पगली कहीं की, जन्नत में कभी रात नहीं होती। तुम यहाँ से निकलो तो सही। ये तो मुश्किल है, मुझे तो रात के वक्त तन्हा जाने की इजाज़त नहीं है। अभी रात को कैसे आपके पास आ सकती हूँ? आप कहाँ हैं? मैं जन्नत में हूँ। जब तुम इदारे से बाहर जाओगी तो कुछ फासला तय करने के बाद फरिश्ते मिलेंगे, वो तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। हाय, मैंने फरिश्तों को कभी नहीं देखा है, उन्हें ज़रूर देखूंगी। मुझे बताइए मैं कैसे आऊँ? पारस के साथ आ सकती हो, मगर अभी मेरे बारे में उसे कुछ ना बताना। बाहर फरिश्ते मिलेंगे तो तुम उन फरिश्तों से उनका तारुफ कराओगी और बताओगी कि जन्नत में मुझसे मिलने के लिए जा रही हो, तो वो हैरान रह जाएगा। वो खुशी से ताली बजाकर बोली, पारस को सरप्राइज़ देने में बड़ा मज़ा आएगा। वो इदारे में डमी पारस के साथ रहती थी और उसे ही अपना असली पारस समझती आ रही थी। वो उसके पास आकर बोली, मेरा दिल घबरा रहा है, चलो बाहर घूमने चलेंगे। डमी ने कहा, रात के 11 बज रहे हैं, हम इदारे के अंदर चहलकदमी कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? तुम समझने की कोशिश करो। मेरे पापा का इंतकाल हो गया है, कल उनकी तदफीन होगी। ऐसे में क्या सैरो तफरी अच्छी लगती है? वो पास्कल की हिदायत के मुताबिक बोली, यहाँ का माहौल मातमी हो गया है, मेरा दम घुट रहा है। थोड़ी देर के लिए बाहर हो आएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या तुम मेरा दिल बहलाना नहीं चाहते? उसने रिसीवर उठाकर मुंतज़िम आला से रब्ता कायम किया, फिर कहा, जनाब, जोजो बहुत परेशान है, पापा की मौत से शौक पहुंचा है, मैं इसका दिल बहलाने के लिए बाहर ले जाना चाहता हूँ। जवाब मिला, रिसीवर जोजो को दो। उसने रिसीवर उसे दे दिया। वो कहने लगी, हाँ, मैं जोजो बोल रही हूँ, मेरे लिए गाड़ी भेज दीजिए। बेटी, हमारे इदारे में तफरीही मकामात हैं, दिल बहलाने का सामान भी है, रात को बाहर जाना मुनासिब नहीं है। मैं जाऊंगी, नहीं तो अभी रोना शुरू कर दूंगी। शेख साहब से शिकायत करूंगी कि तुम लोग मुझे कार में बैठकर घूमने फिरने नहीं देते। शेख साहब के पास ना जाना, वो इबादत में मसरूफ़ हैं। मैं तुम्हारे और पारस के लिए गेट पास हासिल करके अभी गाड़ी भेज रहा हूँ, मगर तुम्हारे साथ 2 मुसल्ला गार्ड्स होंगे। जोजो ने रिसीवर रख दिया। पास्कल ने फिर कहा, मैं अभी जाकर फरिश्तों को भेज रहा हूँ, तुम पेरिस जाने वाली शाहराह पर गाड़ी ले जाना। पारस को मेरे बारे में अभी कुछ ना बताना। वो थोड़ी देर के लिए दिमाग से चला गया। 15 मिनट के अंदर ही गाड़ी आ गई। डमी, पारस और जोजो अगली सीट पर आए। पिछली सीट पर मुसल्ला गार्ड्स बैठ गए। डमी कार ड्राइव करता हुआ इदारे के अहाते से बाहर आ गया। जोजो की मर्जी के मुताबिक पेरिस जाने वाली शाहराह पर चलने लगा। कार की रफ्तार सुस्त थी, वो इत्मीनान से ड्राइव कर रहा था। जोजो ने कहा, अरे ज़रा तेज़ चलाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। डमी ने हैरानी से पूछा, किस बात की देर होगी? वो हंसते हुए बोली, तुम्हें तो नहीं बताऊंगी, सरप्राइज दूंगी। कैसा सरप्राइज? यही कि वो कहते कहते रुक गई। उसी वक्त पास्कल पहुंच गया था। उसने ज़बान बंद कर दी थी। डमी ने पूछा, तुम खामोश क्यों हो गई? वो कहने लगी। वो बोली, गाड़ी तेज चलाओ, अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा। उसने रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, जो प्लीज़, तुम्हारे दिमाग में कोई ख़ास बात है तो मुझसे ना छुपाओ। तुम मुझे किसी बात से हैरान करना चाहती हो तो वो बात बताओ, मैं अभी हैरान हो जाऊंगा। तुम बताकर तो देखो, प्लीज़ बताओ। वो कश्मकश में थी। पास्कल उसे बोलने का मौका नहीं दे रहा था। उनकी गाड़ी पुलिस चौकी तक पहुंच गई। एक अफसर ने गाड़ी रोकने को कहा। डमी ने गाड़ी रोककर बाबा साहब के इदारे का शनाख्ती कार्ड दिखाया।
उस अफसर के साथ सिर्फ एक सिपाही था। उसने कहा, हमें ऊपर से हुक्म मिला है कि किसी गाड़ी को पूरी तरह चेक किए बगैर जाने की इजाज़त ना दी जाए। आप लोग बाहर आ जाएं।